क्या आपको पता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या होते हैं, उसमें से कौन कौन से तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? और क्या आप ये स्क्रीन पे बना हुआ जो डायग्राम है जिसमें ये बोन बहुत ही सैड है और ये क्या कह रहा है कि कैल्शियम मेरे से बाहर भाग रहा है, और कैल्शियम को देखिए वो कितना खुश है और बाहर जा रहा है। तो ये कैल्शियम बोन से निकल के कहाँ जा रहा है, और बोन बेचारा क्यों इतना सैड है दैट आई एम डाइंग। सो हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आज मैं आपको इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो हम बात करेंगे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है थायराइड ग्लैंड वाली, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने थायराइड ग्लैंड, उसकी लोकेशन प्लस उससे रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स और उसके फंक्शन के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद कंटिन्यूएशन में आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह डाल दूंगी। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं, वो जो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, उसी के ऑपोजिट साइड यानी उसके बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि ये जो है ये थायराइड ग्लैंड का ही कोई लोब है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिस्टिंग्विश होता नहीं था। फिर धीरे धीरे विथ रिसर्च पता चला कि अच्छा यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड का पार्ट नहीं है, ये एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग थी। तो कैसे पता चला कि ये थायराइड ग्लैंड का ही पार्ट नहीं है और ये एक डिफरेंट ग्लैंड है? तो उसके लिए हम पहले पैराथायरॉयड ग्लैंड के टिश्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये एरो बड़ा लास्ट में आया है कि ये लोकेटेड होते हैं पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ओके, ऑलराइट। सो देखते हैं यहाँ पे, ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड का ही एक टिश्यू। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें ना दो तरह के सेल्स होंगे। ये तो एक ब्लड वेसल है जो सभी ऑर्गन्स में होता है ऑफ कोर्स। यहाँ पे ये देखिए दो तरह के सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं चीफ सेल्स। चीफ सेल्स जो हैं ये ब्राउन वाले, यहाँ जो दूसरा वाला सेल है वो है ऑक्सीफिल सेल्स। तो चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स जो है उनका क्या फंक्शन होता है? चीफ सेल्स जो होते हैं दे विल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट PTH। PTH इज पैराथायरॉयड हार्मोन, इसी के लिए इसका शॉर्टकट नेम जो है वो PTH है। ऑलराइट। और ये ऑक्सीफिल सेल्स क्या करते हैं? इनका फंक्शन मेनली नहीं पता हमें कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, बट इनकी प्रेजेंस विल हेल्प टू आइडेंटिफाई पैराथायरॉयड ग्लैंड। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब भी हम कोई टिश्यू लेते हैं और टिश्यू की सेक्शनिंग करते हैं, है ना, कोई भी हमने मान लीजिए टिश्यू लिया, उसको सेक्शन किया और फिर उसको हम स्टेन करते हैं, राइट, टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा टिश्यू है। आप लोग जब जो भी स्टूडेंट्स BSc या MSc क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उन्होंने डेफिनेटली कभी ना कभी थायराइड पैराथायरॉयड ग्लैंड की स्लाइड्स देखी होंगी, जो टिश्यू हॉरिजॉन्टल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, TS, VS, LS, आपको अगर ये पता हो तो हम लोग हमेशा एक ट्रांसवर्स सेक्शन वाली स्लाइड जरूर देखते हैं, राइट। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड की स्लाइड में आप देखते हैं कि ये ऑक्सीफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हम टिश्यू लेते हैं और उसको सेक्शन करते हैं, फिर उसको स्टेन करते हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलते हैं उसमें। तो चीफ सेल्स जो होते हैं वो मोर और लेस सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ कुछ स्पेसिफिक सेल्स जैसे कि ऑक्सीफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंटली स्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द चीफ सेल्स। और इसीलिए ऑक्सीफिल सेल्स जो होते हैं दे विल हेल्प टू आइडेंटिफाई कि ये वाले ग्लैंड जो हैं ये पैराथायरॉयड ग्लैंड ही हैं। क्लियर है? ओके, तो फिर चलते हैं आगे। ये जो ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये क्या सिक्रीट करेंगे? ये मेनली सिक्रीट करेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन, जो हमने अभी यहाँ लिखा था। इस हार्मोन का एक और नाम होता है, उसको हम पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं। और ये जो है ये हार्मोन, इनका मेजर फंक्शन जो होता है वो होता है कि ये कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं इन द ब्लड। क्लियर है? यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम के लेवल को कहाँ रेगुलेट करते हैं? इनसाइड द ब्लड। तो ये जो चीज़ है दैट इज कैल्शियम का लेवल जो है वो ब्लड में कैसे रेगुलेट होता है वो देखते हैं। तो ये देखिए, ये है बोन का डायग्राम। जो बोन्स होते हैं वो उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, जिसमें हम मेजरली 2 टाइप्स के सेल्स की बात यहाँ पे करेंगे, दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। इसमें ऑस्टियोब्लास्ट में B आ रहा है, B मतलब बिल्डअप हो गया, यानी ये बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो कैल्शियम को एंटर कराने में हेल्प करेंगे, मतलब कैल्शियम का यहाँ पे सिंथेसिस सिक्रीशन वगैरह होगा। और दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोक्लास्ट, C मीन्स कट डाउन। तो ये वाले जो सेल्स होंगे ये कैल्शियम को बाहर निकालेंगे बोन से। और ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें बोन में कैल्शियम जाना और कैल्शियम का बोन से बाहर आना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्शियम होम्योस्टैसिस। ठीक है, और ये जो पॉइंट है कि यहाँ पे कैल्शियम बाहर निकलता है, तो बाहर निकल के जाएगा कहाँ, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो बाहर निकल के ये ब्लड में
जो हमारा कैल्शियम का लेवल है उसको रेगुलेट करेगा, क्योंकि जो बोन होता है ना हमारा, वो सबसे बड़ा रिजर्वायर है कैल्शियम का। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम बोन्स में ही मिलते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड बड़े रूथलेस टाइप के ग्लैंड होते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कैल्शियम बोन में कितना है कितना नहीं है। इनका मेजर फंक्शन क्या है? ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करना। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका बोन में कैल्शियम बहुत कम हो गया या ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, कुछ नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने एक काम से मतलब है, और ये बहुत ही फोकस्ड हैं। इनका काम क्या है? कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना इनसाइड द ब्लड। सो जो ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ये क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे पैराथायराइड हार्मोन्स। और कब सिक्रीट करेंगे? जब कैल्शियम का लेवल लोअर होगा ब्लड में। और वो लोअर कैल्शियम लेवल क्या होता है? जब कैल्शियम का लेवल होगा 10 mg पर 100 ml से कम। तो जैसे ही इतना कम हो जाता है कैल्शियम का लेवल, वैसे ही पैराथायराइड हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होने लगते हैं फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड। और ये एक ऐसा ग्लैंड है जो पिट्यूटरी के रेगुलेशन में नहीं आता है। पिट्यूटरी जो है इसको रेगुलेट नहीं करता। पिट्यूटरी से रेगुलेशन किसका होता है? थायराइड ग्लैंड का होता है, क्योंकि थायराइड के थ्रू जब T3 और T4 हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे तो वो पिट्यूटरी के अंदर थे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड को बोलता था कि भाई तुम थायराइड हार्मोन्स निकालो और वो थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करो। और वो थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से थे? T3 एंड T4 प्लस एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन्स यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स जो है वो रिलीज करते थे, राइट। तो इसके बारे में क्योंकि हमें आगे बात करनी है इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझा दिया। ओके, तो अब पॉइंट आता है कि कैल्शियम लेवल का मेंटेनेंस हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आखिर है क्यों? क्या ज़रूरत क्या है इतना ज़्यादा कैल्शियम होम्योस्टैसिस प्रोसेस को मेंटेन करने की? तो वो समझते हैं ज़रा, क्यों ज़रूरत है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने की। तो इसके पहले एक या दो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, अगर कैल्शियम का लेवल सब्सटैंशियली फॉल करे तो क्या होगा? स्केलेटल मसल्स जो हैं हमारे वो कंट्रैक्ट करेंगे अनकंट्रोलेबली। तो ये कंट्रोल जो है कंट्रैक्शन का, वो स्केलेटल मसल का जो है वो लूज हो जाएगा। और अगर ये इस तरीके से कंट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन नहीं होगा तो दिस विल बिकम फेटल टू द ह्यूमन। ओके, दूसरी चीज, अगर कैल्शियम लेवल क्या हो जाए यहाँ पे इंक्रीज कर जाए बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कैल्शियम लेवल जब फॉल करेगा तो कंट्रैक्शन अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। कैल्शियम लेवल या तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए तो भी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होगी? कैल्शियम जो है वो फॉस्फेट के साथ मिल करके प्रेसिपिटेट हो जाएगा बॉडी के टिश्यूज़ में, और इसकी वजह से क्या होगा? ऑर्गन्स का डैमेज शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कैल्शियम का लेवल रेगुलेट नहीं किया गया, यानी कि अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट है, यहाँ पे कैल्शियम ही कैल्शियम है, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम ही कैल्शियम है ब्लड के वेसल्स में, तो ये क्या होता है? जब ऐसा सिचुएशन आता है तो यहाँ से क्या होगा? ये जो हमारा बोन है उसमें कैल्शियम क्या होगा? वो जाकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बोन जो है वो हमारा क्या होता है? रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर हो सके। तो यहाँ पे कैल्शियम जो है वो स्टोर होती है, तो इसीलिए कैल्शियम ब्लड से निकल के यहाँ रिजर्वायर में प्रेजेंट होगा। तो हमने तो ये बोला जी कि जब कैल्शियम कम होगा तो PTH हार्मोन जो है वो एक्टिवेट होगा। यही तो बोला था ना कि बोन है तो बोन में से क्या करेगा? PTH ये यहाँ से कैल्शियम को बाहर निकालना शुरू कर देगा कि भाई हमारे ब्लड में कैल्शियम हो गया है कम, तो तुमको आना पड़ेगा बाहर। एंड आई डोंट केयर कि तुम्हारे पास कितना कैल्शियम रिजर्वायर में पड़ा हुआ है, मुझे तो भाई ब्लड तक पहुँचाना है कैल्शियम का आयन। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी फिर कोई हार्मोन चाहिए जो कैल्शियम को वापस बोन के अंदर डाले, क्योंकि आप सोचो ना कि कैल्शियम अगर ब्लड में है तो वो अपने आप तो नहीं चला जाएगा वहाँ पे। तो वो जो मेंटेनेंस है इन बिटवीन दीज टू फिनोमेना, ये मेंटेनेंस ही हम यहाँ पे मेनली देख रहे हैं। क्लियर? और यहाँ पे इसी वजह से, इन्हीं 2-3 रीजंस जो ये मेजर रीजंस हैं, उनकी वजह से कैल्शियम का मेंटेनेंस हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन कि अब ये PTH रेगुलेट आखिर करेगा कैसे कैल्शियम के लेवल को? तो इसके कुछ तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट तरीका होगा या फिर इनडायरेक्ट तरीका होगा। डायरेक्ट तरीका होगा तो फिर हम यानी बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज़ की, राइट। तो डायरेक्ट तरीके में हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। डायरेक्ट तरीके में या तो वो बोन्स के थ्रू रेगुलेट करेगा या फिर किडनीज के थ्रू, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट तरीका होता है यहाँ पे किसको इन्वॉल्व करते हैं? इंटेस्टाइनल टिश्यूज़ को। क्लियर? ओके, तो पहला हम देखते हैं डायरेक्ट तरीके में बोन से कैसे PTH जो है वो रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल को, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। सेम थिंग, यहाँ पे ये बोन है, बोन में प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम, कैल्शियम आएंगे बाहर, कैल्शियम बाहर आके कहाँ जाएंगे? बाहर आके जाएंगे ये ब्लड में, ठीक है, ये ब्लड के अंदर पहुँच गए।
अच्छा जी, तो इससे हम बोलते हैं इसको बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है, यानी बोन से कैल्शियम बाहर बार बार आ रहा है और ब्लड में जा रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बोन रिजॉर्प्शन। अब फिर आता है किडनी। किडनी में क्या होता है, ये आपने नेफ्रॉन का एक बेसिक सा मैंने डायग्राम बताया है यहाँ पे, ये ग्लोमेरुलस है यहाँ पे, फिर उसके बाद हमारा जो ये पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट्स, ये सब चीज़ें एंड लूप ऑफ हेनलेज वगैरह यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। तो होता क्या है, किडनी जो है वो क्या करता है, वो फिल्ट्रेशन करता है। तो किडनी जब फिल्टर करेगा तो कैल्शियम यहाँ जाएगा ही, क्योंकि फूड या जो भी चीज़ें आपने खाई है उसके थ्रू कैल्शियम क्या करेगा, वो भी वहाँ से पास होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा पीटीएच हार्मोन है वो क्या करेगा, दैट विल स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल्स। पीटीएच ये जो कैल्शियम बाहर जाने की कोशिश कर रहा है ना, उनको रोक लेगा। तो पीटीएच क्या करेगा, ये जो कैल्शियम यहाँ से एंटर तो कर रहा है, लेकिन ये यहीं पे इनको ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या करेगा, ये इनको रीएब्जॉर्ब करा लेगा। तो वहाँ पे क्या हुआ था, बोन रिजॉर्प्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब कैल्शियम वापस से हमारी ब्लड में वापस से आ रहा है। तो इस तरीके से जो है ये कैल्शियम का लॉस नहीं होने देगा, और जब कैल्शियम का लॉस नहीं होगा तो ये वापस से ब्लड में आ जाएगा। किडनी के थ्रू क्या हुआ, ये वापस आया कहाँ पे, ब्लड में। अब जैसे ही ये ब्लड में आएगा तो इट मीन्स वापस क्या हुआ, हमारा कैल्शियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो गया या फिर मेंटेन हो गया। ओके, फिर आता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या बोला था, इंटेस्टाइन का रोल होता है। यहाँ पे होता क्या है, जो भी फूड आप खाते हैं, जैसे जो भी आप हेल्दी डाइट लेते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी जो होते हैं वो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो भी कुछ आप खाते हो उसमें, मोस्ट ऑफ द चीज़ों में, ठीक है। तो विटामिन डी का ये प्रिकर्सर है, एक्टिव फॉर्म नहीं है। तो विटामिन डी का एक्टिवेशन होगा, जो भी आपने खाया उसका एक्टिवेशन कहाँ जाके होगा, लिवर एंड किडनी में। एक्टिवेट होने के बाद इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कैल्सीट्रियोल और 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। ये आपको याद रखना है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट में खाना जो हम खाते हैं उसमें हमें विटामिन डी का प्रिकर्सर मिलता है, और वो प्रिकर्सर लिवर और किडनी में जाके एक्टिवेट होता है। एक्टिवेटेड विटामिन डी का नाम कैल्सीट्रियोल और 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 होता है। क्लियर? ये क्या करेगा, ये जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 है ना, ये जाएगा जीआई ट्रैक्ट में। जीआई ट्रैक्ट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहाँ पे ये पूरे जीआई ट्रैक्ट में से कैल्शियम को क्या करेगा, पीटीएच एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, और एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचाएगा, पैराथायराइड हार्मोन के थ्रू ये कहाँ वापस जाएगा, ब्लड में। तो पीटीएच का आपको जो मेन काम समझ में आया वो क्या है कि वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है एट एनी कॉस्ट। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बाकी जगह पे कैल्शियम का लेवल कम है, ज़्यादा है, नहीं है, डजेंट मैटर। इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है एक ही काम से, और ये इतना ज़्यादा फोकस्ड हार्मोन है कि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को अलग अलग तरीकों से इंक्रीज करेगा, या तो डायरेक्ट मेथड से जिसमें बोन और किडनी होंगे, या फिर इनडायरेक्ट मेथड से जहाँ पे आपका फूड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए बोला जाता है कि हमें बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विटामिन डी का लेवल कम हुआ आपकी बॉडी में तो आपका कैल्शियम का लेवल भी कम होगा बॉडी में, और जब कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम होता है तो आपको हमेशा टायरिंग फील होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड के अंदर आपका कैल्शियम का लेवल मेंटेनेंस है, दैट इज़ वे टू इम्पॉर्टेंट। और इसी वजह से आप धूप वगैरह लेते हो, धूप का भी वही सेम इफेक्ट होता है। यहाँ पे स्किन जो होती है उसके नीचे हमारा विटामिन डी का जो है प्रोडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। तो वो विटामिन डी आकर के वो भी एक्टिवेटेड फॉर्म में यही काम करेगा। वो भी क्या करेगा, यानी जब भी आपको कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना है आपके खाने में से, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी विटामिन डी की। तो ये बिना विटामिन डी के कैल्शियम हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये एक बड़ा ही क्रूशियल प्रोसेस है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अब ब्लड में अगर मान लीजिए कैल्शियम का लेवल हो गया बहुत हाई, अब कौन रोकेगा पीटीएच को कि भाई तुम अब रुक जाओ, अब इससे ज़्यादा कैल्शियम नहीं चाहिए ब्लड को। अब अगर इससे ज़्यादा दिया तो हमने पढ़ा था ना कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा तो क्या होगा, वो ऑर्गन को डैमेज करेगा, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट बना देगा वो वहाँ पे, और वो टिश्यू में एब्जॉर्ब होते जाएगा और वहाँ पे वो स्टोन टाइप्स बना देगा, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ऑर्गन का डैमेज शुरू हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई कि भाई अब कैल्शियम का लेवल हो गया हाई, अब तुम इसको रोको।
तो उसके लिए हमारे जो दो हार्मोन्स हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करते हैं, वो ये दो हार्मोन्स हैं, उसको देखते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड पीटीएच रिलीज करते हैं। तो पीटीएच जो है वो क्या करते हैं, उनका दो मेजर फंक्शन है। पहला फंक्शन कि वो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करेंगे ब्लड के अंदर, ओके। और दूसरा ये सीरम फॉस्फेट को भी कम करते हैं, फॉस्फेट आयन के लेवल को ये डाउन रेगुलेट करते हैं। अब इसके ऑपोजिट क्या हार्मोन है? इसके ऑपोजिट हार्मोन होता है, हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था फॉलिकल सेल्स जो होते हैं थायराइड ग्लैंड के, वो क्या करते हैं, वो ये दो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। उसी में बनता है T3 एंड T4, ठीक है। और ये जो इसके अलावा एक और सेल था वहाँ पे, उसको हम पैराफॉलिकुलर सेल्स भी बोलते थे। तो ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स बोलते थे हम उनको, वो भी थायराइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो थायराइड के अंदर पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स होते हैं, वो कैल्सीटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। जिसे यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, CALCITONIN, ठीक है। दिस इज कैल्सीटोनिन। तो ये वाला हार्मोन ये रिलीज कर रहे होते हैं। तो ये जो हार्मोन है इसका क्या फंक्शन होगा? ये अब हमने बोला ना कि ये इसके ऑपोजिट है, यानी सीरम में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा था पैराथायराइड, तो ये क्या करेगा, सीरम में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगा। इसलिए यहाँ पे आप देखो ये डिक्रीज का सिंबल बना हुआ है, इनटू द ब्लड। तो ये ब्लड में यहाँ पे कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगा, और ये सीरम फॉस्फेट को ये भी डिक्रीज करता है। तो इस मामले में ये दोनों जो है ये सेम काम कर रहे होते हैं, सीरम फॉस्फेट डिक्रीज कर रहे होते हैं, ओके। तो कैल्शियम होम्योस्टैसिस को एक बार दोबारा से समझते हैं। तो अगर मान लीजिए कैल्शियम का लेवल जो है या तो हाई हो सकता है या लो हो सकता है ब्लड में। तो अगर कैल्शियम का लेवल जो है वो हाई हो गया, से फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है ना, कैल्शियम लेवल राइजेज इन ब्लड, जितना चाहिए उससे ज़्यादा बन गया है, अब लग रहा है कि ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो गया है, अब उस कैल्शियम का हम करें क्या? तो उस वक्त फंक्शन किसका आएगा? कैल्सीटोनिन का। कैल्सीटोनिन कहाँ से आया? थायराइड ग्लैंड से, क्योंकि हमें पता है थायराइड ग्लैंड के जो पैराफॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं कैल्सीटोनिन। अब ये कैल्सीटोनिन यहाँ रिलीज हुआ, ये क्या करेगा, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देगा, ठीक है जी। अब अगर कैल्शियम का लेवल हो गया ब्लड में कम, तो वहाँ पे जैसे कैल्शियम का लेवल जो है फॉल्स इन ब्लड, तो वहाँ पे किसका फंक्शन आएगा? वहाँ पे फंक्शन आएगा पैराथायराइड ग्लैंड का। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो रिलीज कराएंगे क्या चीज़? पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन्स। पैराथायराइड हार्मोन्स जो है वो क्या करेंगे? वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कर देंगे इंक्रीज। और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को, जहाँ पे कैल्शियम का लेवल रेगुलेट होता है हाई टू लो एंड लो टू हाई, इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्शियम होम्योस्टैसिस। इट मीन्स ये जो पूरा फिनोमिना है, ये पूरा फिनोमिना ब्लड के कैल्शियम को लेकर है, ब्लड कैल्शियम का जो लेवल है उसके रेगुलेशन को लेकर है, ठीक है। कैल्शियम लेवल यहाँ पे हाई हुआ, कैल्सीटोनिन रिलीज होगा, बोलेगा भाई अब तुम रुक जाओ, अब तुम कैल्शियम को और ज़्यादा मत निकालो। लाइकवाइज कैल्शियम का लेवल हुआ कम, तो पैराथायरॉयड हार्मोन बोलेगा कि भाई अब कैल्शियम का लेवल हो गया है लो, तो अब पैराथायरॉयड बोलेगा कि भाई अब कैल्शियम हमें ब्लड में चाहिए। तो ये बोन से हो गया या जहाँ से भी हो गया, ये यहाँ पे क्या करेगा? कैल्शियम के लेवल को करने लग जाएगा इंक्रीज। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्शियम होम्योस्टैसिस। एंड ये बहुत ही सिंपल येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन द फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम विद द सेम पेज नेम, दैट इज एस पाठशाला। क्योंकि मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में बताती हूँ। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।